गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नायक सीरीज़ के पार्ट 1 को। आज हमको करना था जो एमटीएस सीरीज़ के 12th पार्ट को, लेकिन अभी तक वो नहीं लिखा गया है, तो आज हम नायक सीरीज़ के पार्ट 1 को करेंगे और कल को करेंगे 12th पार्ट को। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ICH यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट कौन सी हैं? तो इनको कहते हैं अमूर्त धरोहर और इनकी भारत में संख्या है 15। सन 2010 में मुदियेट्टू को शामिल किया गया था जो केरल राज्य से संबंधित है। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हो गई है 43 स्थल और इसमें 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स हेरिटेज साइट है। और 43वीं कौन सी है? मोइदम, जो असम के होम साम्राज्य के कब्रिस्तान को कहा जाता है मोइदम। तो इस स्थल को हाल ही में यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। 2008 में कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला को शामिल किया गया था। और सन 2010 में छऊ, कालबेलिया डांस जो राजस्थान का है और मुदियेट्टू केरल का है, इनको अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सन 2016 में योग को, 2017 में कुंभ के मेले को, और कुंभ का मेला 12 वर्षों में एक बार किया जाता है और ये 4 स्थानों पर ही होता है। 2021 में दुर्गा पूजा को और 15वीं हाल ही में 2023 में गरबा डांस जो गुजरात का है इसको शामिल किया गया है। लाहौर नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध मेघालय राज्य से। और मेघालय राज्य के अन्य फोक डांस कौन कौन से हैं? नोंगक्रेम, बेहदीन खलम, साद सुक, वांगला, खासी डांस इत्यादि। और केरल के कौन से हैं जिसके पीछे कली लगा हो? और 2 क्लासिकल डांस है, कथकली जिसमें आँखों और बाहों का संचालन किया जाता है और मोहिनीअट्टम सुंदर स्त्री के द्वारा किया जाता है और ये केरल राज्य से संबंधित है। गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? तो गंगूबाई हंगल का संबंध है किराना घराना से और किराना घराना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसके संस्थापक थे करीम खान। और इसके महत्वपूर्ण कलाकार है बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी को सन 2008 में भारत रत्न दिया गया था। अब्दुल वाहिद खान और उपेंद्र भट्ट। हरशंकर भट्टाचार्य किस में उस्ताद हैं? तो ये किससे संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित। और पंडित रविशंकर भी सितार से संबंधित है। निखिल बैनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख, इनका संबंध है सितार से। वायलिन वादक कौन कौन हैं? तो ये हैं के सुब्रमण्यम, के वैद्यनाथन। संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपरी। सारंगी से हैं बुंदू खान, इलियाज खान, सुल्तान खान इत्यादि। चिथिराई उत्सव का संबंध किस राज्य से है? चिथिराई या चित्राथी, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से। और तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू किया जाता है जिसका आयोजन पोंगल त्यौहार में किया जाता है और ये बुल फेस्टिवल कहलाता है। पोंगल तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। महामहम पुंथड़ू ये तमिल नववर्ष कहलाता है और केरल का नववर्ष क्या है? ये है विशु। तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का नववर्ष क्या कहलाता है और उत्तर भारत में नववर्ष को किस नाम से मनाया जाता है? भारत का पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था भारत ने? तो 1975 में पाकिस्तान को हराया था। और कितनी बार? अब तक केवल एक ही बार जीता है। और तीसरा वर्ल्ड कप यह था जिसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। और पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1971 में हुआ था बार्सिलोना स्पेन में और इसने पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था। और 2023 जो नवीनतम हॉकी वर्ल्ड कप है इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था और जर्मनी ने बेल्जियम को इसमें हराया था। 2026 में हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। तो आपको बताना है कि नीदरलैंड में किस संस्था का, UN की किस अंग का मुख्यालय स्थित है? और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किन 2 संगठनों का मुख्यालय स्थित है? पंजाब से संबंधित संगीत का मुख्य रूप क्या है? तो पंजाब से संबंधित है टप्पा। और पंजाब से संबंधित अन्य डांस कौन कौन से हैं? जुगनी, सुहाग, लोरियन और घोरियन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? चलिए तो हम इनको सीरियल वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले साल के प्रारंभ में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसकी शुरुआत 1905 में हुई थी और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर होता है फ्रेंच ओपन जिसकी
की शुरुआत 1891 में हुई थी और ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और इसके बाद होता है विंबलडन, जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और ये घास के कोर्ट पर खेला जाता है। फिर साल के अंत में होता है यूएस ओपन, जिसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता कौन है? तो मेल वर्ग का विजेता है जॉनिक सिनर, जो इटली के हैं, और फीमेल के विजेता हैं आर्यन सबलेंका, जो बेलारूस की रहने वाली हैं। और युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज एबडन के द्वारा जीता गया था। और मैथ्यूज ऑस्ट्रेलिया के थे। रोहन बोपन्ना टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। किरण देसाई की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो जिसके लिए इनको सन 2006 में बुकर प्राइज दिया गया था। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इम्बैलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हल्ला बालू इन गुआवा ऑर्चर्ड। और अनीता देसाई की पुस्तक कौन कौन सी है? फास्टिंग, फिस्टिंग और इन कस्टडी। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच प्रथा से प्रभावित होकर की गई थी। और इसमें पहला संबोधन जेबी कृपलानी ने दिया था। और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष उम्र के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान सभा में कुल सत्र कितने हुए थे? 11 सत्र हुए थे। और 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। लेकिन यह 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। और इसके पहले सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। संविधान सभा का परामर्शदाता किसको माना जाता है? BN राव या बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। और संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में बनाया था, जिसमें 243 अनुच्छेद थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और यह योजना भारत 24 मार्च 1946 को आई थी दिल्ली। और इसका प्रस्ताव 16 मई 1946 को पेश किया गया था। और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को, जब संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन आया था। और इस मिशन में कितने सदस्य थे? इस मिशन में 13 सदस्य थे। और इसके उपाध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया था और इसका अध्यक्ष माउंटबेटन को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और मौलिक अधिकारों से संबंधित सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष यही थे। प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, जहाँ पर भी संघ दिखेगा वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जहाँ पर भी प्रांत दिखेगा तो वहाँ पर सरदार पटेल इसके प्रमुख होंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत यानी कि पारित। और इसको पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि यह इस दिन बनकर तैयार हो गया था और इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय मिल्क दिवस या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और इसमें कुल 165 दिन तक बैठकें चली थी। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। लेकिन साइन कितनी महिलाओं के द्वारा किए गए थे? 8 महिलाओं ने ही साइन किए थे। लेकिन कहीं कहीं पर 11 भी लिखा होता है, तो 11 भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। और इसमें शामिल थी विजयलक्ष्मी पंडित, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजकुमारी अमृत कौर इंडिया की पहली स्वास्थ्य मंत्री ये बनी थी। सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। और सरोजनी नायडू इनका निधन हो गया था। और लीला रॉय इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और हंसा मेहता, तो ये महिलाएं थी। कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, रेणुका रॉय, मालती चौधरी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। दक्षिणाई बेलियादुन जो दलित थी एकमात्र महिला। बेगम एजाज रसूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और एनी मस्करीनी, पूर्णिमा बनर्जी
और अम्मू स्वामीनाथन जो दक्षिण भारत से एकमात्र थे और सबसे पहले इन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हथनोरा मध्य प्रदेश से, और यहाँ से मानव खोपड़ी मिली थी जो 1982 में खोजी गई थी। ASI भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको खोजा गया था, और इसे नर्मदा मैन कहा जाता है क्योंकि ये नर्मदा नदी घाटी में मिली है। तो नर्मदा मैन मानव की खोपड़ी है जो 1982 में खोजी गई थी, और यह है प्राचीनतम जीवाश्म है जो हथनोरा मध्य प्रदेश से खोजी गई है। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने भीमबेटका गुफा को देखा और शैलचित्रों के ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये खोजा VS वाणकर के द्वारा 1957 में इसको खोजा गया था। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सन 2003 में। महाभारत के भीम पर आधारित यहाँ पर चित्र मिलते हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो व्यवस्थित कृषि का प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ पाकिस्तान से, जो बोलन नदी घाटी में स्थित था, और यहाँ से गेहूं जौ के साक्ष्य मिले हैं जो लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं। और वर्तमान में कौन है? लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश राज्य का है, जिसे संत कबीर नगर कहा जाता है, और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो लगभग 9000 ईसा पूर्व पुराने हैं। स्थायी जीवन का पहला साक्ष्य भी यहीं से मिला है, और पालतू भैंस का पहला साक्ष्य भी यहीं से हमको मिला है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? जौ का प्रयोग किया था, और ये जौ हमको मिला है जो लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली नामक स्थल, ये स्थल भारत में मध्य प्रदेश में स्थित और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज HD सांकलिया के द्वारा की गई थी। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण स्थल। लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से सबसे पुराना डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा मिला है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में है, और ये 40वीं हेरिटेज साइट बना था, और वर्तमान में है 43 हेरिटेज साइट। तो 39वीं कौन सी थी? रामप्पा मंदिर, 40वीं धौलावीरा, 41वीं शांति निकेतन, 42वीं होयलेश्वर मंदिर, और 43वीं मोईदम अभी हाल ही में बनी है। रंगपुर का संबंध है गुजरात राज्य से। बनावली हरियाणा में स्थित है, और यहाँ से हमें क्या चिन्ह मिला है? अंतरंजी खेड़ा, यह सबसे पुराना लोहा का साक्ष्य मिला है जो एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की तटीय रेखा से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो तटीय रेखा से सीमा बनाने वाले राज्य हैं 9, और इसमें पश्चिमी तट पर हैं 5 और पूर्वी तट पर हैं 4 राज्य हैं। और सबसे लंबी समुद्री रेखा किस राज्य की है? तो ये सबसे लंबी है गुजरात की 1214 किलोमीटर, उससे कम है आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर, तीसरे पर है तमिलनाडु 906 किलोमीटर, और महाराष्ट्र 652 किलोमीटर है। और पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। और पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य पूर्वी तट से जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। और सबसे कम समुद्री सीमा किसकी है? गोवा की है 104 किलोमीटर। और सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला यूटी कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार है, और अभी हाल ही में इसकी राजधानी बदल दी गई है, पोर्ट ब्लेयर से विजयपुरम इसकी राजधानी कर दी गई है। और सबसे छोटी समुद्री सीमा यूटी की किसकी है? लक्षद्वीप की है। भारत में कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? भारत में कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में यह स्थित है। 10 अंश जल मार्ग किसको अलग करता है? 10 अंश का मतलब है 10 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है? तो यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती। 11 डिग्री चैनल यह अमीनी द्वीप को कन्नौर से अलग करता है। और जो ग्लोब होता है इसमें 0 डिग्री रेखा कौन सी होती है? इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ यह कहलाती है कर्क रेखा, और जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माहे नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये भी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है?
तो ये है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, और कन्याकुमारी कैप कॉमोरिन में स्थित है। जमीनी का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये है कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में यह स्थित है। और पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुजरात का है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, लगभग 4 बजे हो जाता है और 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है। और ये होता है डोंग गांव में। और इसकी खोज 1999 में की गई थी। और सबसे अंत में सूर्योदय गुजरात राज्य में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित भी है, यानी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का मिलन है। विकासशील का मुख्य कारण क्या क्या है? तो कृषि मुख्य व्यवसाय होना, विशाल जनसंख्या, असंतुलित आर्थिक विकास, निम्न प्रति व्यक्ति आय, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सभी कारण हैं हमारी अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और धन की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति आय कम होना, और पूंजी निर्माण की न्यून दर, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है नीति आयोग के एक कार्यदल के द्वारा। और नीति आयोग के कार्यदल NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और इन दोनों का मिलाकर 23 मई 2019 को एक नया मंत्रालय बना दिया गया, MOSPI, जो मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी? तो कौन सी नहीं हो सकी थी? तो ये नहीं हो सकी थी 6वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। पहली योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, चौथी 1969 से 74, और पाँचवीं 1974 से 78। और यह समय से पूर्व समाप्त हो गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 6वीं समय से प्रारंभ नहीं हो सकी थी 7वीं 1985 से 90, 8वीं 1992 से 97, फिर 1997 से 2002, 2002 से 7, 2007 से 12 और 2012 से 17। लेकिन 2015 में ही नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसको बीच में ही समाप्त कर दिया गया था। कौन सुमेलित नहीं है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक? विद्युत का, सेल्सियस ताप का, गुणक रक्त का, और रिएक्टर स्केल भूकंप तीव्रता का मात्रक है। आर्द्रता से हाइग्रोमीटर, आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर में किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर में किया जाता है। और यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से बढ़ जाए, अचानक से ऊपर उठ जाए, तो उससे क्या होगा? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। वायु का वेग एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है पास्कल। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। उष्मा या ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? जूल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की स्थिरता किसमें मापा जाता है? बैक्यूरेल में इसको मापा जाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो हमने परिवर्तन किया है वह उसी अवस्था में वापस भी आ जाए, तो उसका कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी कि यदि हम पानी की बर्फ़ बनाएं तो हम उसको पिघलाकर वापस पानी बना सकते हैं, यानी कि उसी व्यवस्था में वापस ला सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जो परिवर्तन हो गया और वापस उसी अवस्था में न आ पाए। जैसे दूध से दही बनाना, दूध से हम दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फल का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। अक्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और पीएच स्केल में 0 से 14 तक गिनती लिखी होती है, और इसमें 7 उदासीन होता है और 7 से 14 तक अक्षार होता है। तो अक्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से 14 के बीच होता है।
और 0 से 7 के बीच अम्ल होता है, और 7 से जितना 0 की तरफ जाते जाएंगे वह उतना ही अम्लीय होता जाएगा, और 7 से 14 की तरफ जितना जाएंगे वह उतना ही क्षारीय या कड़वा होता जाएगा। और इसे 25 डिग्री सेल्सियस पर मेजरमेंट किया जाता है। अम्लीय क्या क्या होता है? अम्लीय 0 से 6 के बीच, और 0 से 7 के बीच, और 0 से 7 से कम। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 0 से 7 से कम के पीएच को अम्लीय पीएच कहा जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन है? विटामिन ए, डी, ई और के। और के का रासायनिक नाम क्या है? और विटामिन के किससे संबंधित है? और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है? तो विटामिन डी और के हमारे शरीर में बनता है, और विटामिन के आंत का जीवाणु बनाता है। किस स्टेडियम का नाम बदलकर हाल ही में निरंजन साहा स्टेडियम रखा गया है? तो ये रखा गया सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में। और भारत का यह चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये बनी है अदिति सेन डे, और इनको यह अवार्ड 50 वर्ष की आयु से कम में मिला है। और इसको शुरुआत 1991 में हुई थी, और कंप्यूटिंग नवाचार के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। 2024 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? जवान को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया जवान फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नयनतारा को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया संदीप रेड्डी को एनिमल मूवी के लिए। और बेस्ट विलेन का अवार्ड बॉबी देओल को एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन। आईसीसी अवार्ड 2023 में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये दिया गया पैट कमिंस को, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। और आईपीएल में दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो ये था पैट कमिंस, जो 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क, जो 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीदा गया था। आईसीसी अवार्ड्स मैन वनडे किसको दिया गया? विराट कोहली को। टेस्ट में अवार्ड उस्मान ख्वाजा को। और टी20 में सूर्य कुमार यादव को अवार्ड दिया गया था। 40वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू की गई है। और इसमें 15,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस विभाग के मंत्री कौन हैं, और भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, भारत में रेल मंत्री कौन है, भारत में जो कानून मंत्री है वो कौन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने हैं। और हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो वे किस विभाग के मंत्री हैं? तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नायक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है, उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। और उससे पहले हम इससे प्रीवियस जो रिवीजन हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसका रिवीजन 5 क्वेश्चंस के रूप में करेंगे। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, योग अमूर्त सूची में कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था सन 2016 में। और पहला सन 2008 में वैदिक जप को शामिल किया गया था। और नवीनतम 2023 में गरबा डांस को शामिल किया गया था, जो 15वीं अमूर्त धरोहर है। किराना घराना के संस्थापक कौन थे? तो ये थे करीम खान। पोंगल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और अट्टुकल पोंगल तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। और महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कौन सा है? अट्टुकल पोंगल। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को। भारत के किस राज्य के सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो ये है गुजरात की, जो है 1214 किलोमीटर। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है तो किससे मानी जाती है? नाट्य शास्त्र से। और इसके रचयिता हैं भरत मुनि।
नाट्य शास्त्र में 36 चैप्टर्स हैं और 6000 काव्य पंक्तियाँ हैं। अथर्ववेद 4 वेदों में से सबसे नवीनतम वेद है जो जादू टोनों और जड़ी बूटियों से संबंधित है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने, और इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था कौटिल्य। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मणिपुरी क्लासिकल डांस के मर्दाना पहलू को किसके रूप में किया जाता है? यानी कि मणिपुरी नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले मणिपुरी नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चोलोम, और इसमें वाद्य यंत्र पुंग और करताल होता है। पुंग का मतलब होता है ढोल, और प्रेंग, माइबा, रास इत्यादि शब्द मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित, और यह राधा प्रेम कृष्ण प्रेम पर आधारित है, और इसके प्रमुख कलाकार हैं झाबेरी बहनें। झाबेरी बहनें 4 हैं, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा, और इनके गुरु का नाम था गुरु विपिन सिंह, गुरु नल सिंह, गुरु अमली सिंह। जहाँ पर भी गुरु और सिंह दिखाई दे तो उसका संबंध हो जाएगा मणिपुरी क्लासिकल डांस से। चारू माथुर, एल बीनो देवी, निर्मला मेहता और सविता मेहता, तो इन सभी का संबंध है मणिपुरी क्लासिकल डांस से। और सबसे इम्पोर्टेंट है झाबेरी बहन। और इसके मर्दानु पहलू को क्या कहा जाता है? तो चोलोम कहा जाता है। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो इसकी प्रमुख रूप से 3 शैलियाँ हैं, और इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था सन 2010 में। और 2010 में ही कालबेलिया डांस को शामिल किया गया था जो राजस्थान का क्लासिकल डांस है। और कालबेलिया से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं गुलाबो सपेरा। तो आपको बताना है कि गुलाबो सपेरा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? सरायकेला छऊ, तो इसकी पहली शैली है सरायकेला छऊ जो झारखंड की है। मयूरभंज छऊ ये ओडिशा से संबंधित है, और ओडिशा का मयूरभंज से ही हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका भी संबंध ओडिशा के मयूरभंज जिले से है। पुरलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अर्ध शास्त्रीय नृत्य इसे कहा जाता है। और संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 क्लासिकल डांस मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रसिद्ध छऊ कलाकार। प्रसिद्ध छऊ कलाकार में है, पहला नाम है मकर ध्वज दारोगा, केदारनाथ सिंह और शुभेंदु नारायण, और इन तीनों को पद्म श्री अवार्ड दिया जा चुका है। भारत में नागरिकों को दिए जाने वाले 4 प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्म श्री। 2024 में ये 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, और पद्म विभूषण भी 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और ये 10 नाम हमको याद होने चाहिए। तो आपको बताना है कि भारत रत्न किन 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, और उनके नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। द अनफॉरगेटेबल किस गजल गायक के अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रह है? तो यह है जगजीत सिंह जो एक गजल गायक हैं, और इनको पद्म भूषण 2003 में दिया गया था। और इनका फेमस गाना था चिट्ठी ना कोई संदेश। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना कि ये किसका गाना था? तो ये जगजीत सिंह का गाना था जो एक गजल गायक हैं, और इनकी ही गजल है द अनफॉरगेटेबल। कुछ अन्य गजल गायक कौन कौन से हैं? बेगम अख्तर जिसे क्वीन ऑफ गजल कहा जाता है, मनवा डे, पंकज उदास। दीपिका रेड्डी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? जिसके पीछे भी रेड्डी लगा हो तो उसका संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। और इसके अन्य कलाकार हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजया प्रसाद, शोभा नायडू और हलीम खान। जिनके पीछे रेड्डी हो तो उसका संबंध होगा कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से। भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर? भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में,
और एशियन गेम्स का इतिहास एक बार हम देख लेते हैं कि इनकी शुरुआत कब हुई थी। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली में हुई थी और इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था और इसमें भारत की रैंक दूसरी आई थी। भारत ने इसमें 15 गोल्ड जीते थे और पहली रैंक जापान की थी जिसने 24 गोल्ड जीत लिए थे। दूसरा एशियन गेम्स 1954 में एशियन मनीला फिलीपींस में हुआ और ये 3 वर्ष के अंतराल में हुआ था, तो इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी एशियन गेम्स 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, लेकिन दूसरा एशियन गेम्स 3 वर्ष के अंतराल में हुआ था मनीला फिलीपींस में। और तीसरा 1958 में टोक्यो जापान में हुआ था। और भारत में सेकंड एशियन गेम्स 1982 में हुए थे 9वें क्रम के और इसके शुभंकर का नाम था अप्पू हाथी और इसमें इंडिया की रैंक 5th आई थी। और 2023 में एशियन गेम्स का क्रम क्या था, तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और पहली रैंक इसमें चाइना की आई थी और इंडिया की रैंक 4th रही थी। 107 मेडल्स जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते थे और भारत पहली बार 100+ मेडल जीत कर आया था एशियन गेम्स में। ध्वज शुरुआत में किसके हाथ में होता है, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के और लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और समापन समारोह में थे PR श्रीजेश जो हॉकी के गोलकीपर हैं जिसने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था और इसका आयोजन उरुग्वे में किया गया था और इसकी राजधानी का नाम है मोंटेविडियो। उरुग्वे ही इसमें विजेता रहा था और उपविजेता अर्जेंटीना रहा था। 1934 में दूसरा वर्ल्ड कप इटली में हुआ था और इसमें विजेता और होस्ट दोनों ही इटली रहा था। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी जो फीफा फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसका हेडक्वार्टर जिसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी लेकिन इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल 1908 में हुआ था और सर्वाधिक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता कौन है, ब्राज़ील है जो 5 बार जीत चुका है। 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीत लिया था और फ्रांस इसमें हार गया था और इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया था। 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था 1930 हैमिल्टन कनाडा में और दूसरी बार 1934 लंदन में किया गया था और सबसे बार आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है 5 बार। और 2030 का 100वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करने के लिए इसका आयोजन वापस हैमिल्टन कनाडा में किया जाएगा। और भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स सन 2010 में केवल एक ही बार हुए थे, नई दिल्ली में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 22वें क्रम के थे, इसमें भारत की रैंक 4th थी। भारत ने 61 मेडल जीते थे जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक किसने लिखी है, तो ये एक ब्रिटिश राइटर हैं एंडी मेरिनो के द्वारा लिखी गई है। अब हम देख लेते हैं कुछ राइटर और बुक। दमन सिंह ने लिखे 9/9, राघव बहल सुपर सेंचुरी। नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन सी हैं, एग्जाम वॉरियर्स, साक्षी भाव, ज्योति पुंज, लेटर्स टू मदर, अबोर्ड ऑफ लव और सोशल हार्मनी। तो ये सभी पुस्तकें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव में जीतकर। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश से लिया गया, तो यूनियन शब्द लिया गया है कनाडा देश से। कनाडा देश से हमने संघात्मक व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं और भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह प्रावधान हमें कनाडा के संविधान से लिया है।
अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देता है और यदि वह चाहे तो भविष्य में उस निर्णय को बदल भी सकता है, तो इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये शक्ति हमने ली है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये सभी प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो इनको आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से ग्रहण किया गया है। और भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इनका वर्णन मिलता है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? तो एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ली है। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? संसदीय प्रणाली का मतलब लोकसभा और राज्यसभा या संसद के 2 सदन नहीं होते, बल्कि जहां पर वास्तविक और नामात्र की कार्यपालिका होती है उसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में नामात्र की कार्यपालिका वहां का राजा या किंग है और वहाँ का वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। तो इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली मिलती है जो ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? निर्वाचन विधि, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, वो ली गई है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है, वो यहाँ से ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ हमने किस देश के संविधान से ली हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से ली हैं। और ये शक्तियाँ क्या हैं? मौलिक अधिकारों पर आपातकाल के दौरान क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 में है, और संविधान संशोधन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है, साउथ अफ्रीका से ली है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ या USSR से लिया गया है। और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसमें मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था, जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने माता पिता के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। रूस से हमने और क्या क्या लिया है? पंचवर्षीय योजना ली है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता 3 शब्द ग्रहण किया। और फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच हुई थी। और यहाँ पर लुई 16वां शासक था फ्रांस का। और लुई 16वें की जनता के द्वारा हत्या कर दी गई थी क्रांति में। और क्रांति के बाद वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई। और विधि का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई है। शैक्षणिक अनुसंधानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान दिया जाएगा, ऐसा किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। और इसी काल में पहिए का भी आविष्कार हुआ था। पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ था? तो इसमें आग की खोज हुई थी। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कायथा गांव ये मध्य प्रदेश में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। चिरांद ये बिहार में है। सूरकोटड़ा ये गुजरात का। पाडरी ये भी गुजरात में है। होलास ये यूपी में है। राखीगढ़ी और बालू ये दोनों हरियाणा में है। बालू ये कैथल जिले में पड़ता है, कलायत के पास। और राखीगढ़ी हिसार जिले में मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये बनाया जा रहा है राखीगढ़ी हिसार में,
जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले धोलावीरा से। और धोलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी, जगपत जोशी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए जल संरक्षण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल, सैंधव का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, कौन सा था? तो यह था रोपड़, जो पंजाब में स्थित है, सतलुज नदी के किनारे। और 1950 में रूपनगर और बीबी लाल के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसका कालीबंगा नाम काले रंग की चूड़ियों के कारण पड़ा। और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। बनावली हरियाणा में स्थित है और इसकी खोज 1974 में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर जो मिट्टी के बैलगाड़ी के अवशेष मिले हैं। लोथल की खोज 1953 में राव के द्वारा की गई थी। और लोथल किसके लिए फेमस है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसका पहला स्थल, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और पहला स्थल का नाम था हड़प्पा, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन बाद में इसके कुछ स्थल सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले, तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। तो इसके मुख्य रूप से दो ही नाम फेमस हैं। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा स्थल खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता का, उसका नाम था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में रखाल दास बैनर्जी के द्वारा की गई थी सिंधु नदी के किनारे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस रेखा का नाम है। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मित्र पर गमछा झार, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। और कर्क रेखा का दूसरा नाम है उत्तरी रेखा। और सबसे नज़दीकी शहर कौन सा है? रांची, जो 23 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है। और जबलपुर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट 23 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है। तो झारखंड का रांची और मध्य प्रदेश का जबलपुर दोनों ही शहर सबसे नज़दीक हैं। कौन सा स्थान भारतीय मानक समय या उत्तर के सबसे नज़दीक है? तो ये है मिर्ज़ापुर शहर, जो उत्तर प्रदेश का है। और यमोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और भारत का पूर्वी विस्तार कितना है? पूर्वी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। और पश्चिमी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का उत्तरी विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिणी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। भारतीय मानक रेखा का नाम क्या है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसकी ट्रिक है यूपी में छत उड़ी आंधी में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST या यमोत्तर रेखा एक दूसरे को कट कहाँ पर करती है? भैंसा मुंडा, जो सूरजपुर जिला है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं। भारत की 7 बहनों में शामिल कौन सा राज्य नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है सिक्किम राज्य। और शामिल कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा कहलाती है। और बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, इसलिए इसको त्रिपुरा कहा जाता है। 7 बहनें नाम किसके द्वारा रखा गया? 1972 में ज्योति प्रसाद शौकिया के द्वारा रखा गया था। और सबसे बड़ा राज्य एरिया में है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटा 7 बहनों में सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य द्विभाषी नहीं है? तो द्विभाषी कौन सा नहीं है? तो यह है नागालैंड। यहाँ पर कोन्याक, अंगामी और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। सिक्किम, यहाँ पर गोरखा
इंग्लिश बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, त्रिपुरा में कोकब्रोक और बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? वर्तमान में तो है पहले स्थान पर, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर, और इसमें पहला स्थान किसका है? चाइना का है। और एरिया के हिसाब से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। और पहले 6 स्थान पर कौन कौन है? रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये 7 देश विश्व के सबसे बड़े देश हैं। और संसार का 2.42% क्षेत्र भारत के पास है। और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा तेज, धारणीय और समावेशी संवर्धी पर जोर दिया गया? तो ये दिया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जो सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। और इसका लक्ष्य है 8.2% की खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1956 के अधिनियम के तहत हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। 1959 में राउरकेला ओडिशा में जर्मनी की हेल्प से भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से और दुर्गापुरा से प्लांट लगाए गए थे। पंचवर्षीय योजना किस किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तीसरी एस चक्रवर्ती मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, 5वीं डीपी धर मॉडल, 6वीं डीटी लक्कड़वाला मॉडल और 11वीं और 12वीं सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। किस 5 ईयर प्लान का उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो ये रखा गया था 5वीं 5 ईयर प्लान में, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 78 तक रही थी, लेकिन ये समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.4%, लेकिन प्राप्ति 4.8%, यानी कि अनुमान से ज़्यादा इसमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। और इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम रखा गया था, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम भी यहीं पर शुरू किया गया था। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता को मापने का मात्रक है डेसिबल। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड। तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। भौतिक राशि और उनकी इकाई कौन कौन सी होती हैं? जैसे त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक है न्यूटन, आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड, और कार्य का मात्रक है जूल। एक्वेरेजिया या अम्लराज क्या होता है? तो एक नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे HNO3 और HCl का 1:3 में होता है, तो इसे कहते हैं एक्वेरेजिया या अम्लराज। और विस्फोटक बनाने में इसका यूज होता है। Au होता है सोना और प्लेटिनम और सोना गला देता है। अम्लराज प्लेटिनम और सोना को गला देता है। दूध का pH मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.6 और 6.4 से 6.8 के बीच।
टेम्परेचर ज़्यादा होने पर pH मान कम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं HCl। HCl में कितना pH होता है? 0 के पास, यानी कि सर्वाधिक अम्लीय होता है। नींबू में pH 2.2 से 2.4, कॉफ़ी में 4.5 से 5.5, शुद्ध जल में 7, यानी कि शुद्ध जल उदासीन होता है। और ब्लड का pH मान 7.4, आंसू का pH मान ये भी 7.4, समुद्री जल का pH मान 8.4, इसलिए खारा होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH मान होता है 14, जो सबसे अक्षारीय होता है। साइनोकोबालामिन है, तो ये क्या है? ये विटामिन B12 है। B6 का रासायनिक नाम है पायरिगोप्सिन, B1 का है थायमिन, B3 का है नाइसिन, B2 का है राइबोफ्लेविन, और B कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। B7 का है बायोटिन, इसे विटामिन H भी कहा जाता है, जिसे इसकी कमी से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन D की कमी से सूखा रोग, जिसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन K फिलोक्विनोन कहा जाता है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का या रक्तस्राव होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन E की कमी से बांझपन हो जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। और विटामिन B3 नियासिन, इसकी कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन A, इसकी कमी से रतौंधी, और विटामिन C की कमी से सकर्वी रोग हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़, असम में रखी गई है, और इसका उद्घाटन आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के राज्यपाल अभी हाल ही में नए राज्यपाल बने गए हैं, तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और यहाँ की राजधानी का नाम है दिसपुर। और भारत बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? बिस्वा शर्मा हैं। यहाँ पर राज्यसभा की सीट है 7, लोकसभा की सीट है 14, और विधानसभा की सीटों की संख्या है 126। प्रथम श्रेणी के पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो यह तन्मय अग्रवाल, जो हैदराबाद रणजी टीम वर्सेज अरुणाचल टीम के खिलाफ खेले हैं। और वीरेंद्र सहवाग ये पहले हैं, और वरुण नायर ये दूसरे हैं, और तीसरे भी हाल ही में बन गए हैं तन्मय अग्रवाल। बैगलेस स्कूल पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 22 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। और यहीं पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना भी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना, और राजस्थान में 1000 फ्रेंचाइजी योजना शुरू की गई है। 40वां और लास्ट क्वेश्चन है, 2024 में लोकसभा चुनाव में शुभमन गिल को किस स्टेट का आइकन नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है पंजाब का। और 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए हैं? 7 चरणों में। और बिहार में कौन है? मैथिली ठाकुर। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। और नेशनल आइकन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी, आयुष्मान खुराना को। और CEC भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है राजीव कुमार। तो आपको बताना है कि चुनाव आयोग में जो 3 सदस्य होते हैं, वे 3 सदस्य कब किए गए थे? कौन से संविधान संशोधन के तहत किए गए थे? और भारत के जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में 2, उनका नाम भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नायक सीरीज के पार्ट 3 को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। तो उसकी हैंड रिटन नोट्स, नवीन सर के हैंड रिटन नोट्स की क्लास का रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे इसे प्रीवियस पार्ट के 5 क्वेश्चंस का रिवीजन। झाबेरी बहनों का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है मणिपुरी क्लासिकल डांस से। और जहाँ पर भी गुरु और सिंह हो, वो भी मणिपुरी डांस से संबंधित होंगे, जैसे गुरु विपिन सिंह। और ये 4 बहनें कौन कौन सी हैं? तो इनका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, और हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है।
दूसरे एशियन गेम्स कब हुए थे? तो 1954 में मनीला में हुए थे और ये समय से पहले ही यानी कि सबसे कम गैप में ये हुए थे। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से, और अमेरिका से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं। भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत विश्व का 2.42% एरिया यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया लेता है। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड का रिवीजन। पार्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया क्लासिकल डांस का संबंध किससे है? तो ये असम से संबंधित है और इसको सन 2000 में क्लासिकल डांस बनाया गया था और इसके संस्थापक है श्रीमंत शंकर देव और ये शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है। असम के फोक डांस कौन कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, देवधनी, और हिमाचल के हैं नोटी, कायांग, पंजाब का है भांगड़ा और शम्मी, तमिलनाडु के हैं भरतनाट्यम, पोंगल इत्यादि। भारत में 8 क्लासिकल डांस मिलते हैं और ये क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं सत्रिया और मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया असम का, ओडिसी उड़ीसा का है, यह साउथ ईस्ट दिशा का डांस है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी ये 3 और एक भरतनाट्यम ये सभी साउथ इंडिया से संबंधित हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का और कथक नॉर्थ इंडिया का है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। मुंडारी नृत्य का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है झारखंड से और झारखंड के अन्य नृत्य हैं फगुआ, पाइका, फिरकल और पांता। मिजोरम के हैं बांस नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चाप चारकूट कहा जाता है। कर्नाटक के हैं यक्षगान, भूता आराधना और अरुणाचल प्रदेश के चालो वांचो। नेक्स्ट है शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? शंभू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं और इनका घराना है लखनऊ घराना और इस घराने से संबंधित है बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, और बनारस घराने से संबंधित है रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। उस्ताद सफ़ाद अली अहमद खान, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध तबला वादक से और अन्य तबला वादक कौन कौन हैं? किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, त्रिलोक गुट्टू। रुद्र वीणा से संबंधित कौन है? अली खान है। वायलिन से एल सुब्रमण्यम, वैद्यनाथन और रागिनी शंकर। हारमोनियम से हैं तुलसीदास बोरकर। ढोल या डोल उत्सव कहाँ से संबंधित है? तो असम में होली का अन्य नाम है डोल उत्सव जो असम में मनाया जाता है और असम के अन्य फेस्टिवल कौन कौन से? बिहू, बैसागु, रोंगकर, रजनी गबरा, हरनी गबरा, अली एलिगांग, चाय फेस्टिवल, अम्बुबाची फेस्टिवल जिसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है और ये कामाख्या माता देवी मंदिर में लगता है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। देहिंग पटकई फेस्टिवल ये भी असम में मनाते हैं। बिहार से संबंधित है बिहुला और छठ पूजा। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है पोला और हरेली और हरेला उत्तराखंड राज्य से संबंधित है हरेली छत्तीसगढ़ राज्य से। महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा कहलाता है? गुड़ी पड़वा कहलाता है और उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का नववर्ष कहलाता है। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर का नववर्ष क्या कहलाता है और तमिलनाडु का नववर्ष कहलाता है पुंथडू फेस्टिवल। हरेली किस महीने में मनाया जाता है? होली मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन और फगुआ होली मनाई जाती है बिहार में। दोल यात्रा पश्चिम बंगाल में, रंग पंचमी ये महाराष्ट्र में और भंजन कुली ये केरला में और होला मोहल्ला फेस्टिवल ये मनाया जाता है पंजाब राज्य में। तो होली के अन्य नाम अन्य राज्यों में अलग अलग हैं तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ODI वनडे इंटरनेशनल पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पहली बार 1975 और दूसरी बार 1979। दोनों बार इसका विजेता बना था वेस्ट इंडीज़ और भारत इसका अब तक 2 बार विजेता बन चुका है 1983 और 2011 में। ऑस्ट्रेलिया 6 बार विजेता बन चुका है 1987, 99, 2003, 2007, 2015 और 2023।
पाकिस्तान केवल एक ही बार 1992 में और श्रीलंका भी एक बार 1996 में विजेता बन चुका है। और वर्ल्ड कप से 2 बार इंडिया चूक चुका है, यानी कि फाइनल में आकर रह गया है। तो फाइनल में आकर कब रहा, 2003 में और 2023 में। 2023 में 13वां वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर जीता। और 2027 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, भारत T20 वर्ल्ड कप पुरुष विजेता पहली बार कब बना था? तो पहली बार इसका आयोजन सन 2007 में हुआ था और 2007 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। और पहली बार रनर अप श्रीलंका के खिलाफ 2014 में रहा था। और भारत में T20 वर्ल्ड कप का होस्ट पहली बार 2016 में किया गया था। और 2022 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने अमेरिका, और 2024 में इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में होगा। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम का कहाँ पर स्थित है? तो ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कानपुर में कौन सा? ग्रीन पार्क स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है और इसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में। KD बाबू स्टेडियम ये है लखनऊ में। बाराबती स्टेडियम ये है कटक ओडिशा में, जो सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि कहलाती है। और यहीं पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर झारखंड में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। और M चिन्नास्वामी स्टेडियम ये भी चेन्नई में है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। शतरंज विसात पर टोटल कितने वर्ग होते हैं? तो इस पर टोटल 64 वर्ग होते हैं, जिसमें से 2 रंग के होते हैं, सफ़ेद और काले। सफ़ेद 32 और काले भी 32 होते हैं, यानी कि 2 रंग के इसमें वर्ग होते हैं। एक साइड में 8 प्यादे होते हैं और एक साइड में 16 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 8 प्यादे, 2 बिशप यानी कि ऊँट, 2 शूरवीर यानी कि घोड़े, 2 हाथी जिनको रुक्स कहा जाता है, 1 किंग और 1 क्वीन। तो एक साइड में 16 खिलाड़ी होते हैं। भारत में सर्वोच्च क्या है? तो भारत में सर्वोच्च है संविधान। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार की। और ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और भारत की प्रस्तावना का शुभारंभ कैसे होता है? हम भारत के लोग। और ये कहाँ से कॉपी की गई है? अमेरिका के संविधान से कॉपी की गई है। जैसे वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ऐसा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार की समानता है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? केवल एक ही बार, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसे लघु संविधान कहा जाता है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान होंगे। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, यह शब्द किसने कहा था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और भाईचारा से संबंधित है बंधुत्व शब्द। प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुता शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है आंतरिक निर्णय लेने में सक्षम। और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यानी कि कॉमनवेल्थ का सदस्य है। और यह सदस्य बना था 1949 में। 1949 में सदस्य बना था। और राष्ट्रमंडल संगठन में वे देश शामिल हैं जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हुए हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अब हम देखेंगे कुछ हड़प्पा स्थल और उनकी स्थिति। हड़प्पा स्थल मांडा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी हिसार में स्थित है। और ये राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, जहाँ पर हड़प्पा संग्रहालय
बनाया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? मांडा, जम्मू कश्मीर में, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, महाराष्ट्र में। प्रवरा नदी, जो गोदावरी की सहायक नदी है, इसके किनारे स्थित है। और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पश्चिमी सूतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। आहड़ स्थल कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। और वीर भानपुर, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा के स्थल हैं जो, उनसे हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? जैसे हड़प्पा नामक स्थल से मिली है R37 कब्रिस्तान। लोथल से मिले हैं हमें गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड या बंदरगाह के अवशेष। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है और ये नर्तकी कांस्य की प्रतिमा कांस्य धातु से बनी हुई है। लोथल गुजरात में है, जहाँ पर हाथी दांत का पैमाना मिला है। आइवरी स्केल यहाँ से मिला है। और मोहनजोदड़ो से वृहत या विशाल स्नानागार मिला है। और पशुपति की मोहर भी यहीं से मिली है। दैमाबाद से ताम्र रथ, तांबे का रथ मिला है। वृहत स्नानागार परिसर तालाब में सीढ़ियाँ किस दिशा में हैं? तो इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ हैं। और इसकी लंबाई है 14.5 मीटर लंबाई। पहले इसकी लंबाई होती थी 11.88 मीटर, लेकिन वर्तमान में 14.5 मीटर इसकी लंबाई है। और 7.1001 मीटर ये इसकी चौड़ाई है। 2.43 मीटर इसकी गहराई है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित है? तो ये धोलावीरा स्थल, जो गुजरात का है, और इसको 40वीं हेरिटेज साइट भी बनाया गया है। और ये 3 भागों, दुर्ग, मध्य और आम, 3 भागों में विभाजित। और यहीं पर उन्नत जल व्यवस्था भी थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये शिव, मातृ देवी और पीपल की पूजा करते थे। और सर्वश्रेष्ठ स्थान मातृ देवी का था। एरिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। और सबसे छोटा है गोवा। और सबसे बड़ा यूटी एरिया के हिसाब से लक्षद्वीप है। सबसे छोटा है लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा है लद्दाख, जो 59,146 वर्ग किलोमीटर है। और दमन दीव का क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या में कौन सा यूटी टॉप पर आता है? तो ये आता है दिल्ली। और यहाँ का वर्ग क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर। भूटान से सीमा कौन नहीं बनाता है? भूटान से सीमा मेघालय नहीं बनाता है। और सीमा बनाने वाले स्टेट हैं सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल। और भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर साझा करता है। इसकी राजधानी का नाम है थिम्पू। और यहाँ की भाषा का नाम है जोंगखा। बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है, तो ये नहीं बनाता है मणिपुर। और यह इसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो 4096.7 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। और ये केवल एक यूटी यानी कि लद्दाख से सीमा बनाता है। और भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। और इसको घटते क्रम में हम कैसे याद करेंगे? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये घटते क्रम में है। और सीमा यूटी लद्दाख से लगती है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। और भारत बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। किस स्टेट की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती है? तो ये लगती है मिजोरम की। और म्यांमार से सीमा बनाने वाले स्टेट कितने हैं? 4। और ये 4 कौन कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। म्यांमार की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। और इसका गठन 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुआ। भारतीय संघ से 4 बड़े देशों का गठन हुआ है। जैसे 1893 में डूरंड लाइन बनाने के बाद भारत से ही अफगानिस्तान का गठन, 1947 में भारत से ही पाकिस्तान का गठन, 1937 में म्यांमार का गठन और बांग्लादेश का गठन 1971 में भारतीय संघ में से ही किया गया है।
भारत में योजना के आरंभ के किसी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? अनाच्छादित का मतलब है वे वर्ष जो भारत की स्वतंत्रता के बाद 5 ईयर प्लान शुरू हुए और जब तक रहे 2015 तक, यानी कि 1951 से 2015 तक पंचवर्षीय योजना किन वर्षों में लागू नहीं रही या अनकवर्ड रही या गैप हुआ, तो उन कुल वर्षों की संख्या है 7। तो ये अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 7 और ये 7 वर्ष हैं 1966 से 69, यानी कि 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 और 1978 से 80 रोलिंग प्लान आया था, 1978 से 79, 79 से 80 और 1990 से 92, 1990 91 और 91 92। तो इन 7 वर्षों में अनाच्छादित वर्ष रहे। योजना काल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब रही थी? तो 10वीं योजना में रही थी 2002 से 2007 और लक्ष्य था 8%, लेकिन प्राप्ति हुई थी 7.6%, लगभग 95% की प्राप्ति हो गई थी। और यदि पूछे सर्वाधिक वृद्धि दर, तो सर्वाधिक वृद्धि दर किस 5 ईयर प्लान में रही थी? पहले 5 ईयर प्लान में रही थी, जहां पर लक्ष्य 2.1% का रखा गया था, लेकिन प्राप्ति 3.6% की हुई थी। और सबसे ज़्यादा विफल कौन सा 5 ईयर प्लान रहा है? थर्ड, जो 1961 से 66 था। क्यों? क्योंकि इसमें 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। तो इस कारण से यह 5 ईयर प्लान सबसे असफल रहा। और अब तक पाकिस्तान से भारत के कितने युद्ध हो चुके हैं? मुख्य रूप से 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला तो 1947-48 में ही हो गया था, जम्मू कश्मीर से संबंधित। फिर 1965 में हुआ, फिर 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और फिर 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था। तो मुख्य रूप से 4 युद्ध हुए हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक आया था और दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66 तक। और योजना आयोग के स्थान पर 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आ गया और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और लास्ट उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया और लास्ट अध्यक्ष इसके थे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये सब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को और इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दर, जैसे क्यूसेक। क्यूसेक किसका मात्रक है? तो ये द्रव प्रवाह की दर, जैसे कि नदी में देखा जाता है कि किस राज्य को कितना क्यूसेक पानी देना है, तो द्रव प्रवाह की दर को मापा जाता है क्यूसेक में। बाइट कंप्यूटर की इकाई होती है। रिएक्टर भूकंप तीव्रता का मापक होता है। बार दाब का मात्रक होता है और पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। HG या पारा का यूज किस में किया जाता है? तो तापमापी यंत्रों में किया जाता है और इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति होता है और इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। स्टेथोस्कोप में किसका मापन किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्विग्मोमैनोमीटर, इसमें ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, रक्त दाब का मापन किया जाता है और न्यूनतम 80 और 120 इनके बीच ब्लड ग्रुप होता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का मापन किया जाता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह काफ़ी मुलायम होता है। यदि इसके आभूषण बनाने हों तो इसमें सोने में चांदी या तांबा मिलाया जाता है ताकि इसके आभूषण बनाए जा सकें और ये 18 कैरेट का बन जाता है जब इसके आभूषण बनते हैं और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लक्ष्य मीटर, इसका मापन लक्ष्य मीटर में प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1897 में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा 1919-20 में। एक्स किरण की खोज की थी रोंटगन ने और इसी को पहला फिजिक्स का नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वे कहलाते हैं?
तो वे कहलाते हैं आइसोटोप या समस्थानिक। समन्यूट्रॉनिक कौन होते हैं? समन्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। समभारिक जिसमें परमाणु भार ए होता है जो वो बराबर होता है। आइसोटोप जैसे 1H1, यहाँ पर 1 है भार, इसे ए से डिनोट करते हैं, और आई यहाँ पर 1 है जेड जिसे परमाणु क्रमांक के रूप में डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जितना भी होगा उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या A-Z करके आती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। जैसे प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विटामिन ई का स्रोत क्या है? विटामिन ई का स्रोत है गेहूं, अंकुर का तेल। जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें विटामिन ई सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। जैसे मूंगफली, बादाम को भिगोकर खाएंगे तो अंकुरित बन जाएगा, और वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सूरजमुखी और मक्का। दूध, पनीर और अंडे किसका स्रोत है? तो ये विटामिन ए और डी का स्रोत है। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं? गाजर, पालक, पपीता। विटामिन डी का स्रोत है धूप, मशरूम और मछली। विटामिन सी का है खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट इसके स्रोत हैं। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है लेकिन उसके बाद नहीं, वह पदार्थ है कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बच्चे के कल्याण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। 51वें कौन है? 91वें हैं PV नरसिम्हा राव, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 52वें हैं चौधरी चरण सिंह। 53वें हैं MS स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। 49 है कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पहले थे C राजगोपालाचारी, जिनको 1954 में दिया गया था, और 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो ये 3 व्यक्ति में से एक तो थे C राजगोपालाचारी, और 2 का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। स्वयं योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है स्वरोजगार के लिए, और पंजाब में ही सरकार तुहाडे द्वार योजना भी शुरू की गई है, और उड़ीसा में नूतन उन्नत योजना, और राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान उदय योजना शुरू की गई है। 39वां क्वेश्चन है हमारा, पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पहली बार इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, और इसमें 20 वर्ष से कम एज के खिलाड़ी भाग लेंगे, और जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं उनके ही खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और इसमें 268 एथलीट्स के द्वारा भाग लिया गया है जिनकी एज 20 से कम थी। और इसमें मुख्य रूप से वाटर पोलो, तैराकी, डाइविंग या ड्राइविंग इत्यादि के खेल शामिल हुए हैं, और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, और इसके सदस्य देशों की संख्या है 7। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश अभी हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है फ्रांस, और 11 देशों में वर्तमान में UPI प्रचलित है। और UPI की स्थापना सन 2016 में की गई थी, लेकिन UPI 2.0 की शुरुआत 2018 में हुई थी, और UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और NPCI इसको कंट्रोल करता है, और NPCI की स्थापना 2008 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज का हमारा प्रश्न है, भीम ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में।